नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ पर। साथियों, जैसा हम सभी लोगों को पता है 23 जनवरी को बीएससी नर्सिंग का अपना एग्जाम होने वाला है, तो उसी सिलसिले में आपके लिए हम लेकर आए हैं फिजिक्स के कुछ चुनिंदा MCQ। काफ़ी अधिक मात्रा में एग्जाम में आने की इन क्वेश्चनों की संभावना रहेगी। आप साथ के साथ इनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। अभी अभी आपने 12th क्लास पास आउट की है, तो आपकी सारे क्वेश्चन आपके नॉलेज में होंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना, व्यंजक म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। मैं क्वेश्चन आपको बोलता जा रहा हूं, अगर थोड़ी बहुत आपको बोर्ड पे देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, अगर क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं साथ के साथ क्वेश्चन भी बोलूंगा आपको और उसके ऑप्शन भी बोलूंगा। आप भी कमेंट बॉक्स में, आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट करेंगे आंसर को। व्यंजक म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, संयुक्त है, ये याद रखना दोस्तों, ये संयुक्त है। तो ऑप्शन है हमारे पास मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फोर्थ ऑप्शन है सेकंड पर मीटर। तो आंसर आप बताएंगे जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, सेकंड अपॉन मीटर। अगर हमें रिलेशन थोड़ा सा पता होगा तो आंसर हम जल्दी से निकाल देंगे। क्या होता है, C = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। देन तो यहां से इसकी जो यूनिट निकल कर आती है वो अपनी निकल कर आती है सेकंड स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर है सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। आप भी आंसर देने का प्रयास करना अगर आपको पता है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, x किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है। x किरणों की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। तो x किरणें जो होती हैं उनकी कोटि, किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि क्या होती है। पहला ऑप्शन है अपना 1 फर्मी, दूसरा ऑप्शन है 1 एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन है 1 मिलीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 1 माइक्रोन। तो आप बताएंगे एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि क्या होती है। 1 फर्मी, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 मिली, 1 माइक्रोन। कमेंट करेंगे आप दोस्तों। इसका सही आंसर है 1 एंगस्ट्रॉम। तो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि हमारी कितनी होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। ध्यान रखना, निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य कैसी है, न्यूनतम, मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है। एक्स किरण, गामा किरण, माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग। आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, मिनिमम वेवलेंथ। एक्स किरण, वाई किरण, गामा किरण, माइक्रो तरंग एंड रेडियो तरंग। तो साथियों इसका सही आंसर है गामा किरण। गामा किरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि होती है। दृश्य प्रकाश जो हम देखते हैं, दृश्य प्रकाश की जो आवृत्ति की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 10⁻15 हर्ट्ज, 10⁻10 हर्ट्ज, 10⁻6 हर्ट्ज एंड 10⁻4 हर्ट्ज। कमेंट करेंगे आप जल्दी से। सभी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है 10⁻15 हर्ट्ज। जो हम दृश्य प्रकाश जो हम देखते हैं उसकी कोटि कितनी होनी चाहिए, 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आकाशीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। आकाशीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, आंसर बताएंगे आप जल्दी से। पहला ऑप्शन है अपना 200 मीटर से अधिक, सेकंड ऑप्शन है एग्जैक्ट 200 मीटर एंड थर्ड ऑप्शन है 200 मीटर से कम। पहला ऑप्शन है हमारा 200 मीटर से कम, या 200 मीटर, या 200 मीटर से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करते हैं अपन। आकाशीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 200 मीटर से कम, 200 मीटर, या 200 मीटर से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे आप जल्दी से, कमेंट करेंगे। इसका सही आंसर है आकाशीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य अपनी होती है 200 मीटर। कितनी होती है, 200 मीटर से कम। आकाशीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है 200 मीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठोस की संरचना अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठोस की संरचना अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड की संरचना अध्ययन के लिए हम किस तरंग का प्रयोग करते हैं या किस किरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास कॉस्मिक किरण। ठोस की संरचना अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है अपना कॉस्मिक किरण, सेकंड ऑप्शन है अपना गामा किरण, थर्ड ऑप्शन है अपना एक्स किरण
एंड फोर्थ ऑप्शन है अपना अवरक्त किरण। क्वेश्चन अपन फिर से रिपीट करते हैं, ठोस की संरचना अध्ययन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉस्मिक किरण, गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त विकिरण। तो साथियों इसका सही आंसर है एक्स किरण का। एक्स रेज का हम जो प्रयोग करते हैं वो ठोसों की संरचना अध्ययन के लिए करते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार, मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो परिवर्ती जो विद्युत क्षेत्र होता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र या विकिरण दाब। क्वेश्चन पर फिर से रिपीट करते हैं, मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र या विकिरण दाब। आपने मैक्सवेल का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैक्सवेल के अनुसार जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र रिप्रेजेंट करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो यहाँ क्या होता है, मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। साथियों ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दूर संचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें, दूर संचार जो दूर तक हमें अगर किरणों का संचार करना होता है तो दूर संचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। दूर संचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? पहला ऑप्शन है अपना यूवी किरणें, सेकंड ऑप्शन है अवरक्त किरणें, फोर्थ ऑप्शन है अपना सूक्ष्म तरंगें एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन है अपना दृश्य प्रकाश। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, दूर संचार में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? यूवी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें या दृश्य प्रकाश। साथियों उसका सही आंसर है सूक्ष्म तरंगें। जो सूक्ष्म तरंगें जो होती हैं वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें दूर संचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, यदि वातावरण नहीं होता, यदि वातावरण नहीं होता तो अर्थ के सरफेस पर औसत टेम्परेचर कितना होता? ठीक है, यदि वातावरण नहीं होता तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर जो एवरेज टेम्परेचर है उसकी वैल्यू क्या होती? कम होता, अधिक होता, अपरिवर्तित होता या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता? अच्छा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट करते हैं, यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ की सरफेस पर एवरेज टेम्परेचर कितना होता? तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन है अपने पास कम होता, अधिक होता, अपरिवर्तित होता या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता। तो इसका सही आंसर है कम होता। जो औसत जो टेम्परेचर है, अगर वातावरण नहीं होता तो अर्थ पर औसत टेम्परेचर हमारा कैसा होता? कम होता। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक नियम भी है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी समतुल्य है। ये किसके समतुल्य है? आपने फैराडे के लॉ पढ़े होंगे, तो फैराडे के जो लॉ है तो उसमें ये वैल्यू दी गई है। ये इसके ये जो वैल्यू होती है इसके इक्वल में क्या होता है फैराडे के नियम में? थोड़ा याद कीजिए। ऑप्शन है इसके, ये आवेश के इक्वल होती है, क्यू के इक्वल होती है, या विभव के इक्वल होती है, या धारिता के इक्वल होती है, या धारा के इक्वल होती है। काफी इजी क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, आंसर देने का आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है साथियों, ये धारा के इक्वल होता है। क्लियर? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर एक धारा प्रवाहित उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है, जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, पढ़ा होगा हमने, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? अवरक्त किरण, परावैंगनी किरण, एक्स किरण या रेडियो तरंग? क्वेश्चन में आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? अवरक्त किरण, परावैंगनी किरण, एक्स किरण या रेडियो तरंग? आप अपने आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है बताइए? अवरक्त किरण, परावैंगनी किरण, एक्स किरण या रेडियो तरंग? साथियों इसका सही ऑप्शन है अवरक्त किरण। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो कारण है वो अवरक्त किरण है। नेक्स्ट, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल ऊर्जा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं हमारी, उनकी कुल ऊर्जा का क्वेश्चन आपको इसमें देखनी है।
हाफ ऑफ ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है अपना हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी। एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। क्वेश्चन अपन फिर से रिपीट करते हैं। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कुल ऊर्जा होती है तो वो एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। आप देखकर बताइए। 1/2 ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकंड ऑप्शन है अपना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाफ प्लस हाफ ऑफ म्यू नॉट बी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है अपना ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपना हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बताइए जल्दी से, आप कमेंट कर सकते हैं ए बी या सी डी, ए बी सी डी में से आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है साथियों 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। धारिता सी वाले एक संधारित्र, हमारे पास एक कैपेसिटर है, धारिता सी वाले एक संधारित्र पर आवेश Q और संग्रहित ऊर्जा W है। धारिता सी वाले एक संधारित्र पर आवेश हमारा Q है और ऊर्जा कितनी है W। यदि आवेश को बढ़ाकर डबल कर दिया जाए, डबल से मतलब है 2 गुना कर दिया जाए, जैसे अगर Q है तो 2Q कर दिया जाए, तो संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन है आपका, हमारे पास एक संधारित्र है, उसकी धारिता C है, उस पर आवेश है Q, तो उसकी ऊर्जा है W। क्लियर? यदि आवेश को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, क्या होगा। तो ये याद रखना, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले से अपन उसको कर भी सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो आवेश के क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। अगर हम आवेश को 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसकी जो संग्रहित ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर निर्धारित 40 वाट तथा 100 वाट क्षमता वाले 2 बल्ब 440 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। 220 वोल्ट पर निर्धारित 40 वाट तथा 100 वाट क्षमता वाले 2 बल्ब 440 वोल्ट के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है 100 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ऑप्शन है अपना दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे या कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन अपन फिर से रिपीट करते हैं। 220 वोल्ट पर निर्धारित 40 वाट तथा 100 वाट क्षमता वाले 2 बल्ब 440 वाट के साथ क्या हुए हैं, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है अपना 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 100 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। एंड लास्ट ऑप्शन है कुछ नहीं होगा। कमेंट कीजिए आप। देखिए 200 वोल्ट पर निर्धारित, 200 वोल्ट बड़ा निर्धारित है, यहाँ फिक्स है। 40 वाट तथा 100 वाट क्षमता वाले 2 बल्ब 440 वोल्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर है साथियों 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। क्षमता इसकी बहुत कम हो गई ना, 40 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम देता है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 हमने जो किया है, ये समथिंग इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। लेंज का नियम देता है, क्या देता है, तो इसके ऑप्शन है हमारे पास प्रेरित धारा का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, प्रेरित विद्युत भागबल का परिमाण, नेक्स्ट है प्रेरित धारा की दिशा, एंड लास्ट है अपना प्रेरित धारा का परिमाण व दिशा दोनों। तो मुझे उम्मीद है आप इसका सही आंसर देंगे। लेंज का नियम, फैराडे का जो नियम है, सेकंड जो लॉ है वो लेंज का भी लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज, क्या जो लेंज का जो नियम है वो क्या देता है, धारा का केवल क्या देता है, परिमाण देता है, या विद्युत भागबल का परिमाण देता है, या हमें धारा की दिशा देता है, या प्रेरित धारा का परिमाण व दिशा दोनों देता है। लेंज का नियम आपको याद होगा, ठीक है। तो क्या होता है, लेंज का नियम हमें क्या देता है, क्या है लेंज का नियम। अकॉर्डिंग टू लेंज वो धारा जिससे उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करती है। क्लियर। तो यहां से हमें क्या मिलता है, धारा की दिशा मिलती है, ओनली डायरेक्शन ऑफ द करंट।
तो लेंज का नियम हमें क्या देता है? प्रेरित धारा की दिशा देता है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान काई एम से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अतिचालक पदार्थ, जो अतिचालक जो पदार्थ होते हैं उनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? ऑप्शन है आपके पास 1, -1, 0 या इनफाइनाइट, अनंत। बताइए, अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, -1 होती है, 0 होती है या इनफाइनाइट अनंत होती है? बताइए साथियों, इसका सही आंसर है -1 होती है। कितनी होती है? -1। तो अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का जो काई एम का जो मान होता है वो -1 होता है। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन आपने अभी देखे और इसी श्रृंखला में आपके लिए आगे भी कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। आप लगातार जुड़े रहें विजय एजुकेशन एंड न्यूज के साथ, और हम सभी लोग आशा करते हैं आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम आपको अच्छी तरीके से तैयारी करने का भरपूर प्रयास कर रही है। और हम भी आपसे आशा करते हैं आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं। तो इसी आपके लिए शुभकामनाओं सहित मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।